हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं नार्जा, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरी चैनल में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बी फार्मा फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको पढ़ाऊँगी। इसमें आप लोग देखिए, सबसे पहले आपका सिलेबस में पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शंस टू ह्यूमन बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शंस बताना। फिर बाद में डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशंस और उसकी स्कोप के बारे में भी बताना। और फिर बाद में आपका है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडी सिस्टम, और दूसरा टॉपिक है बेसिक्स लाइफ प्रोसेस, फिर होम्योस्टेटोस्टेटिस, फिर बेसिक्स एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। गाइज, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें बहुत सारे टॉपिक दिया हुआ है, बट एक लेक्चर में इतनी सारी टॉपिक कवर करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। जिसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शंस टू ह्यूमन बॉडी के इंट्रोडक्शंस के बारे में बताऊंगी। इसके साथ साथ डेफिनेशन एंड स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इतना तक आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। देन दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बॉडी सिस्टम के बारे में और बेसिक लाइफ प्रोसेस इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। मैं आप लोगों को समझाने के साथ साथ इस वीडियो के लिंक में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना अपना नोट्स भी बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए गाइज, आपका जो सबसे पहले टॉपिक है आपका सिलेबस में वो है इंट्रोडक्शंस टू ह्यूमन बॉडी। बट इंट्रोडक्शंस टू ह्यूमन बॉडी ये समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। ठीक है, देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ 3 वर्ड्स आ रहा है। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होता है, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, ठीक है। एंड एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अल्टीमेटली ये समझाया गया है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको स्टडी करना। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे चीज़ों से मिलके बना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल्स होता है, फिर सेल्स होता है, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और बहुत सारे सिस्टम से मिलके बना हुआ होता है। तो वो सारे जो ऑर्गन्स, वो सारे सिस्टम, वो सारे टिश्यूज़, इन सब का कैसे स्ट्रक्चर होता है, उन सब के बारे में आप कहाँ पढ़ते हो, एनाटॉमी में पढ़ते हो, ठीक है। एंड देन इसके बाद में वो जो आपकी बॉडी के अलग अलग सिस्टम, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ होते हैं, उनका कैसे वर्क होता है, वो आपकी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, उन सब के बारे में आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो। सो गाइज, आप स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है सिलेबस में उसमें ये है इंट्रोडक्शंस टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ना है। देखिए, यहाँ जो पहला पॉइंट है वो है द ह्यूमन बॉडी इज़ ए सिंगल स्ट्रक्चर बट इट इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर ऑफ 5 मेजर किट्स: केमिकल्स, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड सिस्टम। इसमें ये कहा गया जो हमारी ह्यूमन बॉडी होता है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, बट ये बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें से 5 मेजर किट्स होता है। जैसे केमिकल्स में क्या होता है, आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर बाद में नाइट्रोजन्स हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो ये सारे बहुत सारे केमिकल्स क्या होता है, एक साथ में जोड़ के फिर बाद में आपका सेल बनाता है। और जब बहुत सारे सेल्स की एक ग्रुप बन जाता है तो वो क्या होता है, आपके टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके फिर एक ऑर्गन्स बनाता है। और जब एक ऑर्गन्स बन जाता है तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और वो सारी ऑर्गन्स क्या होता है, जो सिमिलर वर्क शो करने वाला बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ में मिलता है तो वो क्या करता है, आपका एक सिस्टम बनाता है। जब एक सिस्टम बनता है तो वो आपकी बॉडी में अपना वर्क शो करता है। ऐसे आपकी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जब वो 11 सिस्टम एक साथ में जुड़ जाता है तब जाके आपका एक ह्यूमन बॉडी पूरा बन जाता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है, द ह्यूमन बॉडी इज रेदर लाइक ए हाईली टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन. इट इज ऑपरेट्स एज ए सिंगल एंटिटी बट इट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिस्टम दैट वर्क इंडिपेंडेंटली. इसमें यह कहा गया कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये एक सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होता है, जे इसमें अलग अलग क्या होता है सिस्टम पाए जाते हैं, और वो जो सिस्टम होता है ना वो अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी में इंडिपेंडेंटली अपना वर्क शो करता है. अब देखिए दूसरा पॉइंट, देयर आर 11 मेजर सिस्टम इंक्लूड इन द ह्यूमन बॉडी. हमारी जो ह्यूमन बॉडी होता है ना तो उसमें टोटली 11 सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें देखिए इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम होता है इसमें क्या पाया जाता है कि आपकी बॉडी की जो सरफेस एरिया होता है, जैसे आपकी बॉडी की स्किन आ गया, इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस लेयर आता है, उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी की हेयर होती है उन सारी हेयर्स भी इस सिस्टम के अंदर ही कवर होता है. आपकी नेल्स, इन सारी चीज़ों को इस सिस्टम के अंदर कवर किया गया है. ठीक है, अब आता है दूसरा स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जो पूरा बॉडी है उसमें बहुत सारे बोन्स पाए जाते हैं, उन सारी बोन्स को स्केलेटल सिस्टम के अंदर रखा गया. एंड देन बाद में आता है आपका मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, आपकी बॉडी में जितनी भी मसल्स प्रेजेंट होता है वो सबको मस्कुलर सिस्टम कहा जाता है. फिर बाद में नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. और फिर बाद में आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आपका जितनी भी हार्ट से रिलेटेड वर्क होता है वो सब इसमें प्रेजेंट होता है. फिर बाद में आपका आता है लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको देखा जाता है. और फिर बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता ही होगा, आप जब सांस लेते हो ऑक्सीजन आपके अंदर में लाते हो, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी सांस के द्वारा निकालते हो, तो वो सारी प्रोसेसिंग क्या होता है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की द्वारा आपके अंदर में जाता है. ठीक है, तो फिर बाद में आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका डाइजेशन प्रोसेस होता है. फिर बाद में आता है आपका यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी में जो स्क्रेट आउट की प्रोसेसिंग होता है तो वो सब आपकी यूरिनरी सिस्टम ही कराता है. फिर बाद में एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपका जो जितनी भी बॉडी में ग्लैंड्स होती है, हार्मोन्स होती है, तो वो सब आता है. एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट में आपका आता है. ठीक है, अब देखिए आप और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने जोड़ दी. इस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक एंड समटाइम्स रिलेटेड फंक्शंस दैट इज नॉर्मली एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग्स ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, आपका जो भी सिस्टम्स होता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बट ये क्या करता है अपना इंडिविजुअली अपना वर्क शो करता है. अब देखिए दूसरा पॉइंट, should one system fail, the consequences are likely to extend to another system and may reduce the ability of the body to functions normally. इसमें ये कहा गया आपकी जो बॉडी की सिस्टम है, एक सिस्टम अगर आपका फेल हो जाता है तो दूसरा सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देता है, बट आपकी बॉडी में जो वर्क पहले से प्रॉपर तरीके से हो पा रहा था, प्रॉपर एनर्जी था आपकी बॉडी में, वो सारे चीज़ें धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है. आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो लॉस होने लगता है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, द ह्यूमन बॉडी इज देयरफॉर कॉम्प्लेक्स इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. आपका जो ह्यूमन बॉडी होता है वो बहुत स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से बना हुआ होता है. और लास्ट का पॉइंट ये है, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्म अंडर 2 डिसिप्लिन. आपकी बॉडी को जो अगर सिस्टमेटिकली अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको 2 डिसिप्लिन की फॉलो करनी होगी. फर्स्ट है एनाटॉमी एंड सेकंड है फिजियोलॉजी. ठीक है, अब देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये बता दी कि इंट्रोडक्शंस टू ह्यूमन बॉडी क्या होती है उसके बारे में इंट्रोडक्शंस बता दी. मैंने इतनी सारी पॉइंट्स यहाँ पे ऐड की. अगर आप सारा पॉइंट्स नहीं भी लिखोगी एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2-3 अच्छे पॉइंट्स ढूंढ लेना आपको जो समझ में आए और उसके अकॉर्डिंग आप पेपर में लिख के आना. अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस एंड स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशंस और स्कोप के बारे में अभी इस टॉपिक में मैं बताऊंगी.
सबसे पहले देखिए डेफिनेशंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व बिटवीन बॉडी सिस्टम। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर, मतलब आपकी जो बॉडी है उस बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, और उन सारे सिस्टम्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो उन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हो। It is the branch of science which deals with the study of structure of different organs of human body। ये क्या है? साइंस की एक ब्रांच होता है और इसमें हम क्या करते हैं? हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी डिफरेंस ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, फिर स्टोमच हो गया। इसमें देखिए आपकी बॉडी की जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाए जाते हैं। इसका डायग्राम के साथ मैंने आपको यहाँ समझाई है। आप ये एग्ज़ाम में डायग्राम बना के आओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, बट अगर नहीं लिख पाओगे तो इसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो ह्यूमन बॉडी की ऑर्गन्स है, इसका स्ट्रक्चर है हार्ट का, तो ये एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है। जब हम इसको देखते हैं तो हम ये पता लगाते हैं, हम ये बोल देते हैं ऑटोमेटिकली कि ये हार्ट की स्ट्रक्चर है या ये स्टोमच की स्ट्रक्चर है, हमारे स्टोमच में इतने पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे पता लगाते हैं? उस स्ट्रक्चर के बेसिस में हम पता लगाते हैं। ठीक है, देखो एनाटॉमी ऑफ हार्ट मीन्स, मतलब हम जो एनाटॉमी देख रहे हैं, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे हम एग्जांपल्स क्या लिए थे? हार्ट लिए थे। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे? उसका साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, इसके बारे में हम पता करेंगे। फिर बाद में देखेंगे हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, मतलब हमारी जो हार्ट है उसमें कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद में हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर, मतलब हमारी जो हार्ट होती है उसमें कितने चैम्बर्स प्रेजेंट है। फिर बाद में हाउ मेनी बल्ब डज द हार्ट हैव, मतलब हमारी जो हार्ट होती है उसमें कितने बल्ब्स होते हैं। तो उन सब के बारे में हम स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। अब देखिए इतना देर तो हमने एनाटॉमीज के बारे में पढ़ ली, बट अब देखते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इसमें ये कहा गया फिजियोलॉजी का मतलब ये क्या होता है? फंक्शन। ठीक है, हमारी जो बॉडी की पार्ट्स होता है, बॉडी की ऑर्गन्स होता है, सिस्टम होता है, तो उनका स्ट्रक्चर के बारे में हमने एनाटॉमी में देखा था। बट हम फिजियोलॉजी में ये देखते हैं वो सारी जो स्ट्रक्चर थी वो हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, तो इस चीज़ के बारे में हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क एंड द वे इन विच दे आर इंटीग्रेटेड कॉपरेशन मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें ये कहा गया कि आपकी बॉडी में जितनी भी सिस्टम्स होता है वो सारी सिस्टम इंडिविजुअली आपकी बॉडी में कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम कहाँ देखते हैं? फिजियोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। हार्ट का हम अगर फिजियोलॉजी देखें, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट मीन्स व्हाट डज हार्ट डू। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो हार्ट है वो कैसे काम करता है। हम एनाटॉमी में क्या देख रहे थे कि हमारी जो हार्ट है उसका साइज़ कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसमें कितना चैम्बर प्रेजेंट है, कितनी बल्ब प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ देख रहे हैं? एनाटॉमी में देख रहे थे। बट फिजियोलॉजी में हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो हार्ट है ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है हाउ डज इट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपकी जो हार्ट है वो कैसे कॉन्ट्रैक्शंस करता है, कैसे रिलैक्सेशन करता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं? हमारी फिजियोलॉजी में देखते हैं। मैंने आप लोगों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में भी अभी बता दी। एनाटॉमी का मतलब अल्टीमेटली ये होता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होता है उस बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं और सिस्टम पाए जाते हैं। उन सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सिस्टम की स्ट्रक्चर कैसे होता है पार्टिकुलरली, और उन सारे स्ट्रक्चर कहाँ लोकेटेड होता है, तो उन सब के बारे में हम क्या करते हैं? एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। एंड देन बाद में आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप क्या करते हो?
हो, जितनी भी आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपका ऑर्गन्स का, आपका सिस्टम का, तो वो सारी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में कैसे वर्क करता है, उसका कैसे फंक्शन शो करता है, तो उसके बारे में हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब देखिए आपका दूसरा टॉपिक आता है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Scope means how much or how wide area or field is covered by a things and how it is beneficial. स्कोप का मीन्स क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ें कर रहे हो तो करने के बाद इसकी बेनिफिट क्या मिलेगी आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने बी फार्मा में एडमिशन्स लिए, किसी ने एमबीबीएस में एडमिशन्स लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपको पूछते हैं कि अगर आप बी फार्मा और एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगी इसके बाद में। तो आप जवाब देते हो ना कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, या कोई जवाब देता है मैं फार्मासिस्ट बन जाऊंगी, मैं इंडस्ट्री में जॉब कर सकती हूँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब कर सकती हूँ। तो ऐसे सारे सवालों के आंसर हम देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी स्कोप में ये कहा गया है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर हम स्टडी करेंगे तो करने के बाद हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने सारे पॉइंट्स को ऐड कर दिए हैं। यहाँ मेन जो हेडिंग पॉइंट है वो मैंने ब्लैक पेन से लिखी और बाद में इसको मैंने एक्सप्लेन भी की। अगर आप एग्ज़ाम में पूरा एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, नहीं तो आप पूरा मेन पॉइंट को भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका मतलब होता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें यह कहा गया है कि अगर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम हमारी जो ह्यूमन बॉडी होता है उसकी पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे कौन सी ऑर्गन प्रेजेंट है और फिर बाद में उसका क्या वर्क होता है, तो उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब आपका दूसरा पॉइंट आता है मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस में ये कहा गया कि डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल नीड ए डीप नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, ठीक है। अगर कोई भी डॉक्टर्स या हेल्थ केयर जो प्रोफेशंस होते हैं वो अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अच्छी से स्टडी कर लेते हैं तो वो पेशेंट के अच्छी से क्या कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। क्योंकि अगर वो एनाटॉमी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो मतलब आपकी स्टोमच कहाँ प्रेजेंट है, आपका हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, आपका लीवर कहाँ प्रेजेंट है, तो इन सब चीज़ों में अगर कोई भी दिक्कत आया तो ऑटोमेटिकली वो गैस कर लेते हैं और वहाँ पे क्या डिफेक्ट हुआ है तो उसके बारे में जानकारी लगाते हैं और फिर बाद में आपको मेडिसिन दे सकते हैं। फिर बाद में आपका तीसरा पॉइंट आता है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ में क्या होता है, डीप नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डीपली स्टडी करोगी तो आप किसी भी डिसीज़ के बारे में पता लगा सकते हो। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि किसी की बीमारी के बारे में पता लगाना, ठीक है। अगर आपको अच्छी से एनाटॉमी के बारे में पता होगा तो मान लो कभी भी अगर हाथ में फ्रैक्चर हो गया, वहाँ टूट गया, इसकी एक्सरे कराने के बाद कोई भी डॉक्टर्स देख के पता लगा लेते कि वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो किसी भी बीमारी की पता लगाने के लिए भी हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ज़रूरत होती है। फिर फ़ोन नंबर पे आता है आपका सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है कि एडवांस नॉलेज ऑफ एचपी रिक्वायर्ड फॉर सर्जिकल प्रोसीजर नॉट एवर पार्ट्स इज सीन थ्रोज नेकेड आइज, सो फॉर नोइंग द एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशंस ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ सर्जरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर स्टडीज, ठीक। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर को करना चाहते हो तो उससे पहले आपको एचपी की नॉलेज होनी चाहिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज एनाटॉमी जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी में किस पार्ट में आपका कौन सी ऑर्गन प्रेजेंट है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगी। फिर 5 नंबर में आता है पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, ठीक है। इसमें ये कहा गया बाय स्टडिंग पैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑल मेटाबॉलिक चेंज आर नोन ईयरलियर and if in case any parts of the body get disease then its cause can be easily detected। इसमें यह कहा गया कि अगर आप अच्छे से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी डिसीज़ के बारे में पता लगेगी। और जब कोई डिसीज़ हो जाता है आपकी बॉडी में तो क्या होता है, आपकी मेटाबॉलिक चेंजेज होता है आपकी बॉडी में और उन सारी चेंजेज के बारे में भी आप पता लगा सकते हो, ठीक। फिर बाद में आता है फिजियोथेरापिस्ट। फिजियोथेरापिस्ट का मतलब क्या होता है
कि जब भी आपका कहीं पे भी आपकी बॉडी में मसल्स क्रैक हो जाता है, कहीं पे बेंड हो जाता है, लेकिन वहाँ फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो उस दौरान पे जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं तो वो क्या करते हैं, एज अ इमेजिन करते हैं आपकी बॉडी में, और फिर बाद में वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, वो एक्सरसाइज के द्वारा आपकी बॉडी को ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपका घुटनों में भी पेन हो रहा है या कहीं पे मसल्स में फ्रैक्चर हो गया है तो एक्सरसाइज करवाते हैं और एक्सरसाइज के द्वारा आपको वो ठीक करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है ड्रग डेवलपमेंट। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाओगे तो आप ड्रग डेवलपमेंट में भी हेल्प कर पाओगे। देन बाद में आता है आपका सेल्फ मेंटेनेंस। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में है ह्यूमन इवोल्यूशंस एंड डेवलपमेंट। इसमें ये कहा गया वी नो व्हेन एज ग्रोइंग द बॉडी पार्ट्स एल्सो ग्रो। अगर आपका एज ग्रो होता रहता है तो आपकी बॉडी की भी धीरे धीरे ग्रोथ होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू बॉर्न बेबी हैज़ स्मॉल बोन्स देन ए 2 years चाइल्ड। वी कैन एग्जामाइन द बाय स्टडीइंग एनाटॉमी। कोई न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं, उनकी बॉडी में जो बोन्स भी प्रेजेंट होते हैं वो भी बहुत स्मॉल होते हैं। देन इसका जो भी एज का ग्रोथ होता है तो उसकी बॉडी की भी ग्रोथ होता जाता है। और ये चीज़ हम कब पता लगा पाते हैं, जब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अच्छी से स्टडी करते हैं। सो गाइज, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अभी मैंने बताई थी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? लेवल प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर मेंटेनिंग एट सेवरल लेवल ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बनता है। तो वो सारे चीज़ क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके जो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से बना कैसे है, तो उस चीज़ को हम लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक पोस्टर बना रहे हो। ठीक है, तो पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? आपको पेन की ज़रूरत पड़ता है, पेंसिल की, कलरिंग पेन की, हालांकि कलरिंग पेपर की भी ज़रूरत पड़ता है, और फिर आपको थर्माकोल, इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। जब आप इन सब चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं तो उन सब चीज़ों से आप एक पोस्टर अच्छी से तैयार करते हो और पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सेम ऐसा ही आपका जो ह्यूमन बॉडी है तो वो बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यूज़, बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे सिस्टम से मिलके बना हुआ आता है। तो वो कैसे बना आता है, कौन कौन सी लेवल होता है आपकी इस बॉडी की पूरा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए? तो आप देखिए द ह्यूमन बॉडी इज ए 6 लेवल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिस इंक्लूड द, आपकी जो ह्यूमन बॉडी होता है वो 6 लेवल से बना हुआ होता है कंप्लीटली। सबसे पहले आता है केमिकल लेवल, सेकंड में सेलुलर लेवल, थर्ड में टिश्यू लेवल, फिर बाद में आपका फोर्थ में ऑर्गन लेवल, और फिफ्थ में सिस्टम लेवल, और लास्ट में 6 में आपका ह्यूमन बॉडी पूरा बन के कंप्लीट हो जाता है। तो अभी यहाँ मैं आपको डायग्राम के साथ में समझाऊंगी। देखिए सबसे पहले आपका क्या था, केमिकल्स लेवल था। केमिकल्स लेवल्स में क्या होता है, आपकी एटम्स आता है। ठीक है, एटम्स फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, हाइड्रोजन्स, ऐसे बहुत सारे एटम जो होता है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन सारी एटम जो होता है वो सिंगल होता है, और बहुत सारे एटम जब जुड़ जाता है तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ये सब क्या होता है, हमारी मॉलिक्यूल्स होता है। जब मॉलिक्यूल्स और एटम एक साथ में कंबाइन होता है तब वो क्या करता है, हमारी बॉडी में सेल्स को बनाता है, और उस लेवल को हम क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल कहते हैं। जब बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ में जुड़ जाता है तो वो क्या करता है, टिश्यू लेवल पे कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम टिश्यूज लेवल कहते हैं। टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो आता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर बाद में कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये सारे टिश्यूज़ एक साथ में मिलके फिर क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑर्गन को बनाता है।
ठीक है, जिसको हम ऑर्गन लेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका किडनी हो गया, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, तो वो सब क्या होता है, आपकी बॉडी की ऑर्गन्स होती है। और बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की ऑर्गन जब एक साथ में जुड़ता है तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस लेवल को हम क्या कहते हैं, सिस्टम लेवल कहते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम पाया जाता है, जिसमें से एक यहाँ पर हमने लिए हैं जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ आता है, इसोफेगस, फिर बाद में आपका लीवर, फिर इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। तो ऐसा ही आपके टोटल 11 सिस्टम जब एक साथ में जुड़ता है तो आपकी पूरा एक बॉडी को बनाता है, और उस लेवल को हम क्या कहते हैं, द ह्यूमन बींग्स कहते हैं। ठीक है, तो गाइज आपको मैंने अभी बताई कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। तो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ये होता है कि आपका जो एक ह्यूमन बॉडी है, तो उस ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए कौन कौन सी लेवल की ज़रूरत होता है, कौन कौन सी लेवल होता है। तो इसमें सबसे पहले था केमिकल लेवल, जिसमें हमारी एटम था और मॉलिक्यूल्स था, ये दोनों साथ में कंबाइन होकर हमारी सेल बना रहा था बॉडी में। जब सेल बन जाता था तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ में जुड़ के वो टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा था। जब हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू ये सब एक साथ में जुड़ता था, तो वो सब क्या कर रहा था, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को बना रहा था। जब हमारी बॉडी में सेम कैरेक्टरिस्टिक की बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ में जोड़ रहा था तो हमारी बॉडी में सिस्टम को बना रहा था। और जब हमारी बॉडी में सिस्टम बन रहा था तो हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम पाया जाता है, और उन सब सिस्टम एक साथ में जुड़ के हमारी पूरा एक ह्यूमन बॉडी को बनाता है। ठीक है, तो गाइज अभी जो मैंने आपको समझाया उसका नोट्स भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। देखिए केमिकल्स लेवल क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी है। फिर बाद में सेलुलर लेवल क्या आता है, इसके बारे में भी यहाँ एक्सप्लेन कर दी, उसकी एग्जाम्पल भी साथ में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब देखिए टिश्यूज़ लेवल क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। और उसके साथ साथ इसका जो 4 टाइप्स होता है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इसके बारे में भी लिख दी है। 4 नंबर में आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या होता है, अभी जो आपको मैंने बताई सेम वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बाद में आता है सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल क्या है उसके बारे में भी लिख ली, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये भी लिख दिए मैंने। और जब आपका एक सिस्टम लेवल बन जाता है तो आपका ह्यूमन बींग्स बन जाता है, तो वो सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन कर दी। गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों की सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टॉपिक कवर करा दी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शंस टू ह्यूमन बॉडी, और इसके साथ साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है इसके बारे में भी मैंने बताई थी। दूसरा टॉपिक आपका था डेफिनेशंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड तीसरा टॉपिक आपका है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड 4th नंबर टॉपिक आपका है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और अभी इस वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को नोट्स भी ऐड कर दूंगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना लेना। अगर आप लोग को मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी बॉडी सिस्टम, वुमेन बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं और उसका वर्क कैसे होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।